गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेस में आज हमारे ज्योग्राफी का 30वां चैप्टर चल रहा है अभी। उसमें आज है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि हमने वितरण के बारे में पढ़ा, हमने जनघनत्व के बारे में पढ़ा और अब जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। वृद्धि का यह तात्पर्य है कि एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या होने वाला परिवर्तन, यानी निश्चित समय क्षेत्र में निश्चित समय अंतराल में एक पर्टिकुलर क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर एक समय अंतराल है। समय अंतराल का मतलब 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, इस प्रकार से 2 समय के बीच के उस भाग में जो जनसंख्या में परिवर्तन आता है वो आपका जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। ठीक है। अब जनसंख्या वृद्धि धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकती है। भाई इजाफा तो हुआ है लेकिन वो ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। तो इसको ज्ञात करने का सूत्र जो है या निरपेक्ष इसको हो सकता है वृद्धि, वो कैसे ज्ञात की जाती है कि आपकी जो वर्तमान वर्ष की जो जनसंख्या है उसमें से गत वर्ष की जनसंख्या वर्तमान वर्ष की जनसंख्या माइनस गत वर्ष की जनसंख्या, जब लेस करेंगे आप तो आपकी जनसंख्या वृद्धि आ जाएगी। अब ये तो आपका हुआ कि जनसंख्या जो वृद्धि है वह वृद्धि एक निश्चित समय में एक निश्चित समय अंतराल पे जनसंख्या में जब वृद्धि देखी गई है, जो ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है, वो तो आपकी जनसंख्या वृद्धि हुई। लेकिन क्या ये जनसंख्या प्राचीन समय में भी ऐसी थी? तो उसके बारे में हम देखें ऐसी कि विश्व की जनसंख्या है, वर्ल्ड पॉपुलेशन, विश्व जनसंख्या। अब देखिए कि जनसंख्या में निरंतर वृद्धि दिनों दिन इसके अंदर वृद्धि होती जा रही है। ये वृद्धि क्यों हो रही है, किस कारण से हो रही है? क्या आबादी शुरू में जब मानव का बसा हुआ है धरती में उस समय से ही क्या इसी गति से बढ़ रही थी? तो इसके बारे में थोड़ा सा हम अगर इतिहास की तरफ गौर करें, इतिहास में अगर हम जाएं तो क्या मनुष्य इसी प्रकार से प्राचीन जमाने में भी उसकी जो वृद्धि दर थी उसी प्रकार से बनी थी कि नहीं? उसके लिए यूं है कि प्राचीन समय में जो मनुष्य जो विश्व की जो आबादी थी वो आबादी प्राकृतिक दशा, क्योंकि मनुष्य ने उस समय किसी प्रकार से अपना विकास नहीं किया, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं में हो या खान पान के स्तर में हो, उसमें उसका विकास उतना नहीं हुआ। उस समय वह प्रकृति के ऊपर निर्भर था, आखेट करना और जंगलायत गोमकर जीवन व्यतीत करना। इन सब के कारण वो सिर्फ क्या करता था कि अपने उस दौर में सिर्फ एक अपने जीवन को सर्वाइव करने के लिए, अपने को जिंदा रहने के लिए वो संघर्ष करता था। यही रीजन था कि इसी वजह से
वो अपनी स्वस्थ दशाओं की तरफ ध्यान नहीं दे पाता था, उसको सिर्फ अपनी उदर पूर्ति करना होती थी। इसलिए वह जलवायु भी अनुकूल होती तो वो सर्वाइव कर पाता, प्रतिकूल होते ही उसकी मौत हो जाती, या वो संघर्ष नहीं कर पाता तो जल्दी उसका जीवन समाप्त हो जाता। तो इस कारण से जनसंख्या की वृद्धि दर भी उच्च थी, वृद्धि दर भी उच्च थी और मृत्यु दर भी उच्च थी, दोनों उच्च थी उस समय। जिस गति से बढ़ते थे उस गति से उनकी मृत्यु हो जाती थी, क्योंकि वो अपने शरीर को प्रकृति के अनुकूल डालने की कोशिश करते और सिर्फ सर्वाइव नहीं कर पाते, उनका जीवन समाप्त हो जाता। तो इसकी कुछ प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों को हम पढ़ते हैं कि प्राचीन काल से जनसंख्या जो बढ़ती हुई है वो किस प्रकार से हुई है। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति देखा कि जनसंख्या वृद्धि में जो प्रवृत्तियों में पहले हम लोग आ रही है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, इस प्रागैतिहासिक काल के अंदर इस समय ये काल वह काल है जो मनुष्य के प्रारंभ का काल है, मनुष्य के प्रारंभ का काल। यानी मनुष्य इस समय क्या करता था, सिर्फ आखेट, किसके ऊपर डिपेंड था, वो आखेट के ऊपर डिपेंड था। आखेट शिकार के ऊपर था, और जहां उसमें भोजन संग्रहण की प्रवृत्ति भी उसमें थी कि अगर कोई शिकार कर लिया उसने तो उसको 4-5 घंटे के लिए 6 घंटे के लिए वो उसको प्रिजर्व भी रखता था, ताकि उसका शाम के समय अगर शिकार नहीं मिले उसको वो उस भोजन से अपना कार्य चला सके। दूसरी बात कि ये जो टाइम था, इस टाइम के अंदर हम कह सकते हैं जो स्थलीय भाग है, उन स्थलीय भागों में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों के अंदर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के अंदर बढ़ोतरी हुई तीव्र गति से, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र भी थे जिन क्षेत्रों में प्रतिकूल परिस्थितियां होने के कारण मनुष्य ने कम बसा मनुष्य, या मनुष्य में बस ही नहीं पाया। जैसा हम कह सकते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप का आज भी मनुष्य नहीं है, लेकिन जो ध्रुवीय प्रदेश है उन प्रदेशों में उस समय बर्फ की वजह से, ध्रुवीय प्रदेश जो है चाहे ग्रीनलैंड हो वगैरह, ये टुंड्रा जो प्रदेश है, उन प्रदेशों में बर्फ की वजह से लोग नहीं बस पाए, बस्तियां नहीं बस पाई, मनुष्य वहां नहीं जा पाया। यानी मनुष्य की जो आबादी थी वो आबादी धीरे धीरे उन प्रदेशों से निकलकर, उन प्रदेशों में न होकर उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों के अंदर धीरे धीरे उनकी बस्तियां बसनी शुरू हुई। और उसी का ये रिकॉर्ड है कि आज एशिया, यूरोप, इनके अंदर आबादी का घनत्व अधिक है, आबादी ज्यादा है। फिर नंबर आता आपका प्राचीन काल। प्रागैतिहासिक काल के बाद आपको नंबर आता है प्राचीन काल। प्राचीन काल लगभग 6000 वर्ष पूर्व, लगभग 6000 वर्ष पूर्व विशेष विश्व के कुछ ऐसे भाग जो सीमित भाग थे जिसमें मनुष्य ने कृषि कार्य और पशुपालन का कार्य प्रारंभ किया। यानी 6000 वर्ष पूर्व, 6000 वर्ष पूर्व मनुष्य ने क्या किया, कृषि और पशुपालन, मनुष्य ने कृषि और पशुपालन का कार्य प्रारंभ किया। तो जाहिर सी बात है कि वो भूमगर जीवन से बाहर आकर स्थायी जीवन जीने की कोशिश करने लगे। इस समय
उसने नदी घाटियों के किनारे अपने खेत फार्म तैयार किया, वहीं पे वो कृषि कार्य करने लगा, पशुपालन करने लगा। तो बसाव हम कह सकते हैं कि जो भूमगर जीवन उनका एक जगह से दूसरी जगह पे इस प्रकार से स्थानांतरित होता रहता था, लेकिन अब वो चूंकि उसको क्या मिल गया, उद्देश्य मिल गया पशुपालन और कृषि, ये उद्देश्य मिलने के कारण वो किसी जगह नियमित तौर पर रहना लगा या बसाव उनका होने लगा। तो पर्टिकुलर उस क्षेत्र में जब वो रहने लगा तो वहीं पर उसकी आबादी में बढ़ोतरी होने लगी। इसी दृष्टि से भारतीय जो महाद्वीप है उसके अंदर भारतीय महाद्वीप कैसे है, उसके अंदर जैसे पूर्व एशिया है, यूनान है, रोमन है, ये मेसोपोटामिया के साथ साथ सिंधु सभ्यता जो है, यहाँ पर एक विशाल जनसमूह का क्षेत्र क्रिएट हो गया, एक क्षेत्र बस गया। तो ये तो आपका था प्राचीन काल। अब देखो प्रागैतिहासिक काल मनुष्य प्रारंभ में क्या था, आखेट करता था और भोजन संग्रहण करता था, लेकिन नियमित तौर पर नहीं था। वह अपनी जरूरत के हिसाब से शिकार करता था उसका, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह में क्या करना पड़ता, प्लान करना पड़ता। कभी कभी उस शिकार के पीछे मीलों को निकल जाता था। तो कहते हैं उस पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर अगर आबादी उसकी बढ़ती भी तो भी किसी क्षेत्र के अंदर वो विशेष तौर से बंधा हुआ नहीं था। लेकिन जैसे ही वो प्राचीन काल में आया तब 6000 वर्ष पूर्व उसने कृषि और पशुपालन कार्य करने लगा, तो उसको एक उद्देश्य मिल गया स्थायी बसने का, स्थायी रहने का। ये रीजन था कि आबादी धीरे धीरे नदी घाटों के किनारे आबादी में इजाफा होने लगा। अगला हमारा है मध्यकाल। मध्यकाल तो 700 ईस्वी से लेके 1500 ईस्वी तक, 700 से लेके 1500 ईस्वी के बीच का ये काल रहा है। इस काल के अंदर विश्व की कुल जनसंख्या आपकी 56 करोड़ थी। विश्व की आबादी कितनी थी? 56 करोड़। इस समय आपकी आबादी 56 करोड़ थी, ठीक है। इसके बाद चूंकि इस समय युद्ध होते रहे, महामारी, भूखमरी, इन सब कारणों के कारण उनकी जो आबादी है वो आबादी की कमी आती गई। आबादी जनसंख्या बढ़ती दर उच्च रही तो मृत्यु दर भी उच्च रही, क्योंकि जितनी आबादी जन्म लेती उतनी समकक्ष युद्धों में आपसी मनमुटाव, बहुत सारे कारण थे, फिर भूखमरी है, महामारियां हैं, इन सब के चपेट में आ जाता है। अब अगले नंबर आ रहा आपका आधुनिक काल का। आधुनिक काल देखिए आप कि 17वीं शताब्दी के मध्य से लेके आधुनिक काल तक, यानी 17वीं शताब्दी का मध्य यानी 1650 के बाद, 1650 के बाद आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। 1650 के बाद का काल आपका आधुनिक काल माना जाता है। तो देखिए आप कि इस काल में जो आबादी है, पहले आबादी कितनी थी? 56 करोड़। मध्यकाल में कितनी थी? 56 करोड़, 56 करोड़। इस काल के अंदर आबादी कितनी हो गई? जो 1750 ईस्वी तक बढ़कर 72 करोड़ हो गई। कितनी हो गई? 72 करोड़ ईस्वी तक आबादी के बढ़ने का मतलब क्या कि मात्र 100 वर्षों के अंदर ही
करोड़ यानी डबल के नजदीक 72 करोड़ आबादी होगी। उसके बाद 1850 तक यानी अगले 100 साल में आबादी दुगनी बढ़ी और 133 करोड़ हो गई। अगले 100 साल में 1850 ईस्वी में 133 करोड़ आबादी उत्तरोत्तर बढ़ रही है, आबादी दिनों दिन बढ़ रही है। तो 1950 में ही आबादी बढ़कर 251 करोड़ हो गई। 1950 ईस्वी में ये आबादी 251 करोड़। देखें कि 2001 में या 610 करोड़, और आपके 2013 में 714 करोड़। इस प्रकार से जो आबादी है आधुनिक काल में 1650 के बाद का काल है, 1650 के बाद का काल। इस काल में आबादी 1750 ईस्वी तक 72 करोड़ बढ़ी, तो अगले 100 वर्षों में 133 करोड़ हो गई, फिर अगले 100 वर्षों में 251 करोड़ हो गई, और 2000 तक 610 करोड़ आबादी हो चुकी थी। विश्व की आबादी की बात कर रहे हैं। 2013 में अभी 714 करोड़। आप देखें कि किस गति से आबादी बढ़ी है। अब जाहिर सी बात है, आबादी का आंकड़े तो हमने देख लिया, आबादी इस गति से बढ़ी है, लेकिन ये बढ़ी क्यों है? कारण क्या, किस कारण से आबादी बढ़ी है? तो आबादी के बढ़ने के कारण हम बताएं इसके अंदर कि क्यों बढ़ी हुई, किस कारण से आबादी बढ़ी हुई। तो जाहिर सी बात है, बहुत सारे कारण हैं जिन कारणों ने आबादी की वृद्धि में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया है। बहुत सारे ऐसे कारण हम देखें आप कि जनसंख्या वृद्धि के कारण। अब कारण क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि के कारण फर्स्ट कारण जो आपका आ रहा है वो आ रहा है आपका मृत्यु दर में गिरावट। पहला कारण क्या आपका? मृत्यु दर में गिरावट। मृत्यु दर में गिरावट। मृत्यु दर में गिरावट क्यों हुई है? तो रीजन ये था कि जितनी भी महामारियां हैं, जितने भी रोग थे, युद्ध होने बंद हो गए, युद्ध होने कम हो गए, बंद तो नहीं हुए लेकिन कम हो गए। जो सिस्टम पहले चला आ रहा था, एक रियासत दूसरी रियासत से संघर्ष कर रही थी, उस दौरान हर समय युद्ध, कहीं ना कहीं युद्ध देखने को मिलता था। युद्ध में लाखों की जनहानि होती, सैकड़ों मारे जाते। ये रीजन था कि मृत्यु दर अधिक थी, फिर महामारियां थी, इलाज था नहीं। लेकिन जैसे जैसे खोज होती गई, हर बीमारी की दवा मिलती गई, रीजन ये रहा कि उस वजह से महामारियों पर नियंत्रण स्थापित हो गया, साथ ही युद्धों में कमी आ गई। ये ऐसे कारण रहे जिस कारण से मृत्यु दर की गिरावट दर्ज हुई, परिणाम स्वरूप आबादी बढ़ने लगी। अगला आपका है खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति। खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति। बिल्कुल, आज अनाज हरित क्रांति के फलस्वरूप इतना उत्पन्न हो चुका है
और विश्व में सब जगह कृषि कार्यों के उन्नत तकनीक के कारण से खाद्यान्न के मामले में विश्व में उपलब्धता निश्चित हो चुकी है। रीजन ये रहा कि खाद्य पदार्थों के कारण उनकी उपलब्धता, उनकी ग्रोथ इस वजह से बढ़ चुकी है कि हमने उन्नत टेक्नोलॉजी काम में ली, कृषि में उन्नत तकनीक, उच्च क्वालिटी के बीज, सिंचाई के साधनों का प्रसार, ऐसे बहुत से कारक हैं जिन कारण खाद्यान्न में वृद्धि हुई और परिणाम स्वरूप संचार के साधन, परिवहन के साधन, इनकी उपलब्धता के कारण जिन इलाकों में खाद्यान्न नहीं हो रहा या अनुपलब्धता है उन जगहों पर भी आसानी से खाद्यान्न की पहुंच हो सकी, परिणाम स्वरूप लोग भुखमरी की शिकार नहीं। अगला आपका है औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास, अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जैसे ही औद्योगिक क्रांति हुई उसके बाद उद्योगों पे फोकस पड़ने लगा, उद्योगों का विकास होने लगा। रीजन ये रहा कि बड़े जो खनिज है धरातल से खोदकर बाहर निकाले गए, उनके प्रसंस्करण की इकाइयां लगी, फैक्ट्रियां हुई, उद्योग लगे, लोगों को काम मिला। तो ये ऐसे बहुत से रीजन थे जिन वजह से लोगों ने अपने जीवन स्तर को भी ऊपर उठाया और उनको समय समय पर उनको आर्थिक सहायता, उनके व्यापार उद्योगों से जुड़ाव के कारण भूखमरी के शिकार नहीं हुए वे अपनी जरूरत की चीजों को खरीदने के लिए उनके अंदर क्रय शक्ति उत्पन्न हो गई और इस वजह से वहां पे आबादी में इजाफा हुआ, जनसंख्या में इजाफा हुआ। दूसरा आपका है वैज्ञानिक तथा प्राविधिक प्रगति। तो वैज्ञानिक प्रगति, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक प्रगति, ये एक ऐसा रीजन है वैज्ञानिक और प्राविधिक प्रगति में, क्योंकि विज्ञान ने नए नए आविष्कार किए, नई नई खोजें की, उसका प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ने लगा। मनुष्य को हर जरूरत की चीजें जो वैज्ञानिक आविष्कारों के माध्यम से सरलता से सुलभ होने लगी, उसका जीवन आसान बनने लगा। प्रकृति के साथ वो समायोजन करने लगे आप, इसी वजह से उसका जीवन बचने लगा, उसकी जो मृत्यु दर है उसमें कमी आनी शुरू होगी। फिर अगला आपका शांति तथा सुरक्षा, क्योंकि अब युद्ध नहीं होते, शांति व सुरक्षा, क्योंकि अब युद्ध नहीं होते, हर एक दूसरे के लिए सुरक्षा के जो भाव है सरकार के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसी वजह से व्यक्ति स्वच्छंद होकर अपने कार्यों को अंजाम देता है, अपने विकास को प्राप्त करता है और यही नतीजा है कि एक दूसरे से आर्थिक गतिविधियों से जुड़ने के कारण लोगों का एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ने लगा और जो मृत्यु दर जिस गति से युद्धों के कारण होती थी वह अब समाप्त हो गई या उनमें कमी आ गई है। अगला आपका है प्रवास। अब चूंकि प्रवास एक बहुत बड़ा कारण रहा है हमेशा वृद्धि का, ऐसे इलाके जिन इलाकों में पहले जनसंख्या कम निवास करती थी या जनसंख्या नहीं थी, वहां पे जैसे जैसे उद्योग लगने लगे या परिस्थितियां अनुकूल होने लगी, दूसरी जगहों से प्रवास के माध्यम से आबादी आकर वहां पर रहने लगी, तो उस एरिया के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर जनसंख्या में इजाफा हो गया, जनसंख्या में वृद्धि। अगला है कि महाद्वीपों में भी अगर हम देखें तो ऐसे बहुत से कारण हैं जिन कारणों को हम कह सकते हैं कि महाद्वीपों की जो आबादी है उसके अंदर बहुत वृद्धि हुई। हमारा एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप, ये ऐसे बड़े महाद्वीप हैं जिनके अंदर आबादी बहुत ज्यादा इन पिछले 300 सालों में, 300 वर्षों के अंदर आबादी में वृद्धि देखने को मिली है। जैसे हम कह सकते हैं कि सन 1650 ईस्वी में, जहां 1650 से लेकर 1750 तक जहां विश्व की आबादी उस समय, उस काल के अंदर विश्व की आबादी 55 करोड़ थी, जो 1750 में 72 करोड़ के करीब पहुंच गई। उसी टाइम एशिया और अफ्रीका, एशिया और यूरोप में तो साधारण वृद्धि हुई, लेकिन अफ्रीका में जनसंख्या उस समय घट गई और दक्षिण अमेरिका में कम रही।
फिर देखें आपके सन 1750 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक सभी महाद्वीपों में जनसंख्या वृद्धि हुई, परंतु एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में अधिक वृद्धि हुई। महाद्वीपों में वृद्धि तो हुई सब में 1750 से 1900 ईस्वी तक, जब आबादी आपकी 251 करोड़ के करीब पहुंच चुकी थी। उस समय विश्व की आबादी 251 करोड़ थी। उस समय हम कह सकते हैं कि सब महाद्वीपों में हुई, लेकिन एशिया और यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को मिली। 1950 के बाद आप देखें कि अफ्रीका, अमेरिका और एशिया में तीव्र गति से वृद्धि हुई आबादी, ठीक है, और लेकिन यूरोप में जनसंख्या कम रही। यूरोप में जनसंख्या, यूरोप महाद्वीप के अंदर जनसंख्या जनवृद्धि थी वह धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि अफ्रीका के अंदर जो खदानें हैं तो उस वजह से भी लोग प्रवास करने लग गए, उधर की ओर प्रवास कर दिया उन्होंने, उधर चले गए। तो ऐसे बहुत से कारक हैं जिन कारण हम कह सकते हैं कि जनसंख्या में जो इजाफा है वो इजाफा धीरे धीरे बढ़ने लगा है। धीरे धीरे जनसंख्या जो ग्रोथ जो हुई आधुनिक काल में, वो जनसंख्या की ग्रोथ इन्हीं कारणों के माध्यम से हुई। अगला आपका जनसंख्या समस्या और समाधान। अब जनसंख्या की समस्याएं, जनसंख्या की समस्याएं कौन सी है और उनकी क्या समाधान है, और फिर आपका रहेगा जनांगीय संक्रमण सिद्धांत। ये दो चीजें आपकी रहेंगी। तो ये हम कल पढ़ेंगे अगली क्लास।